हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज से हम शुरू करने वाले हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी। यानी हम अब से इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में हम जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की थोड़ी बेसिक डिटेल। ठीक है, so now let's start it. First of all, we will define the eligibility of the NET eligibility test. This test had been categorized in three categories: first category, second category and third category. If we qualify the first category, we awarded for JRF and appointed as assistant professor. Means that we are eligible for JRF, assistant professor and PhD admission. If we qualify for category 2, then we appointed as assistant professor and admission into the PhD. In short, we are eligible for assistant professor and just PhD, not applicable for JRF. And if we just qualify category 3, then we will be eligible for admission in only just PhD, not applicable for JRF and not applicable for assistant professor. So I think you understand all of these details. Okay. Now we move forward to the mode of examination. The examinations will be conducted in OMR based only. अगर मैं बात करूँ इसके पहले की, तो जून 2024 से पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड नहीं था, लेकिन कंप्यूटर टेस्ट था। और अब से फिर से इस बुलेटिन के बाद एक नई नोटिफिकेशन आई है, उसके द्वारा NTA ने बताया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, कि फिर से ये एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स पे ही लिया जाएगा। लेकिन इस बुलेटिन में NTA ने बताया है कि एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट ऑन OMR बेस। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो इसमें आपके दो पेपर होंगे। देयर शुड बी 2 पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। The main paper is paper 2 because is a subject paper and the paper 1 is a general paper. और हम आगे के जो सिलेबस की बात है वो आगे नेक्स्ट बात में करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और ये पूरा पेपर होता है, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। तो ये पूरी एग्जामिनेशन 300 मार्क की होती है, और इसके लिए आपको दिए जाते हैं 3 आवर, 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। ठीक है, आई होप यू। नाउ वी डिस्कस मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। ठीक है, और लैंग्वेज पेपर शुड बी इन दैट लैंग्वेज। मतलब अगर कोई लैंग्वेज पेपर होगा तो वो लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। जैसे कि उर्दू में कोई कर रहा है तो उर्दू का पेपर उर्दू में ही होगा। ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। देयर इज़ नो नेगेटिव और ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। नाउ वी, इफ यू क्वालिफाई for the examination, what is the eligibility criteria for this examination? आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन देने के लिए? सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप जनरल से हो, रिजर्व कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, आपके एटलीस्ट मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो थोड़ा बेनिफिट दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी में ये थोड़ा कम हो जाता है, मतलब 50%
मार्क्स हो जाते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि इसकी और भी एक एलिजिबिलिटी है। अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो और इक्विवेलेंट कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। तब भी फाइनल ईयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप फाइनल ईयर में होने चाहिए तब आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप मास्टर्स के 3rd या 4th सेमेस्टर में होने चाहिए। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली that I can say you that you should be in final year, then you can apply for this examination. I hope you will understand very clearly. Okay, now we move forward to the age limit section. कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या एज लिमिट दी गई है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जेआरएफ स्टूडेंट के लिए एज लिमिट फिक्स है जो 30 ईयर्स है। अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट हो तो उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब आप SC ST या फिर नॉन क्रिमिनल OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर PhD में एनरोलमेंट पाने के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट। वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो, आप अगर एग्जामिनेशन दी, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आप PhD के लिए कैटेगरी 2 या 3 में आए तो आप कैटेगरी 1 में आए, लेकिन JRF नहीं मिल सकता अगर आप 30 से अबव हो तो। अगर SC ST हो तो फिर 35 से अबव हो तो। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट के लिए सेक्शन था। फीस की बात करिए इस एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फीस पे आउट करनी होगी 1150 रुपीज़। अगर आप OBC या नॉन क्रिमिनल हो तो या फिर तो आपको फ़ीस पे करनी होगी 600 रुपीज़। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो फिर आपको फ़ीस पे आउट करनी होगी 325 रुपीज़। ठीक है, अगर हम क्वालिफाई करें और कैटेगरी 1 में आ जाए तो हम तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, PhD, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, मतलब ये कितनी ड्यूरेशन के लिए रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर PhD में आप एनरोल करना चाहते हो तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर है। आपको 1 ईयर में PhD में एनरोल हो ही जाना होगा। अगर आप नहीं हुए तो फिर से ये एग्ज़ाम देनी होगी, फिर से पास आउट करनी होगी, फिर आप एलिजिबल होगे PhD में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आप जीवन बने ही रहोगे एक बार इस एग्जामिनेशन पास करने के बाद। ठीक है, पेपर 1 में कुल 10 यूनिट्स है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट दो जो है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड लास्ट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, वैसे तो सारे में 10 यूनिट है, एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के होंगे। वैसे ही पेपर 2 में भी मेन सब्जेक्ट के 10 यूनिट्स है, सारे में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन का एक पूरा सेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा एग्जामिनेशन फुल डिटेल है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली और आपको पूरी डिटेल्स समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।